नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव के नतीजे की, क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। कहीं पर गम है तो कहीं पर खुशी है। जी हां, जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन दोहराते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निगमों में जोरदार वापसी की है। इसके साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरे दलों की, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ अपना खाता खोला है। साथ ही साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर निकाय चुनाव पर बात करें तो इन सभी का प्रदर्शन बहुत ही खराब स्तर पर रहा है। वहीं अगर बात करें प्रचार की तो सभी दलों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, सारी ताकत झोंकी और इसमें बीजेपी सबसे आगे रही। अब जो नतीजे आ गए हैं 2024 में, उन नतीजों के क्या मायने होंगे, इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, जो रणनीतियां अपनाई गई थी, चाहे बीएसपी की तरफ से अपनाई गई हो, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाई गई हो, वो रणनीतियां भी इस निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है बीजेपी पर, प्रशासन पर, और बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। लेकिन ये जो रणनीति थी बीजेपी के लिए कितनी कारगर होगी आगे के लिए भी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। नवेश शिको जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सईद मोहम्मद तकी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में। शुरुआत करते हैं नवेश जी, सबसे पहले आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, सारी चीजें अब सामने आ गई हैं, नतीजे भी खुलकर सामने आ गए हैं। सबसे पहले आपका एक विश्लेषण चाहूंगी, किस तरीके से आपने इस पूरे चुनावों को देखा? देखिए, मैंने चुनाव को बहुत जिस दृष्टि से देखा है वो बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट होते हैं और बहुत कमजोर होते हैं, साल भर जिन्होंने नहीं पढ़ाई की होती है, जब परीक्षा आती है तो उनको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है। जो साल भर पढ़े लिखे हैं उनको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके विपरीत चुनाव में मुझे राजनीतिक दलों के नेताओं की परफॉर्मेंस नजर आई। यानी वो दल जो बहुत कमजोर रहे, जिनके पास में जनता से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका था, लोकसभा की वो एक तैयारी थी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये दल बहुत कमजोर। समाजवादी पार्टी को भी कमजोर अब इसलिए कह सकते हैं क्योंकि विधानसभा में तो उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव लगातार सपा हारी है, तो सपा को भी अब एक कमजोर दल कहा जाने लगा है। यानी सारे दल इतने कमजोर थे, लेकिन उन्होंने ये सोच के भी नहीं कि निकाय चुनाव एक सेमीफाइनल लोकसभा का माना जाएगा, मेहनत नहीं की। उनके बड़े नेता निकले ही नहीं। यानी जो कमजोर छात्र थे उन्होंने एग्जाम में पढ़ाई ही नहीं की। दूसरी तरफ जहां भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा और लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सभाएं की कि एक रिकॉर्ड बन गया। हर जनसभा में योगी अगर चाहते तो कहते कि भाई हमारी पार्टी है, हमारा जनाधार है, हमारी सरकार है, हमारा कैडर है, हमारा प्रबंधन है, हमारे डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम तो तब भी जीतते थे निकाय चुनाव में जब हमारी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज तो हम जीत ही जाएंगे, भाई एक दो सभा कर ले। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रगड़ा, बिल्कुल जमीन पर कोने कोने में जनसभाएं की, उनके संगठन जमीन पर नजर आया, एक रणनीति तय हुई। मैं बीजेपी की सरकार की तारीफ नहीं करता हूं, पत्रकार का ये नहीं होता तारीफ करने नहीं बैठता, मैं उनके प्रबंधन की तारीफ कर रहा हूं, उनके पसीने की और उनकी उस मेहनत की तारीफ कर रहा हूं जिसका रिस्पॉन्स सामने आया। यानी ये एक सबक होता है कि जिस पेशे में, जिस जगह आप मेहनत करोगे उसका अंजाम जरूर मिलेगा। और वही हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले जो रिजल्ट आया उससे यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कोई उसके मुकाबले में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी 10% भी उन्होंने जनसभाएं योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी की, अखिलेश यादव ने उसके 10%, मायावती जी गायब हो गई, प्रियंका जी नजर नहीं आई। आपने अपनी मेहनत की, अपने स्तर पर उन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया। तो इस तरीके से यही एक चुनाव की एक लाइन की बात है कि जो जितने कमजोर था उतने कमजोर उसने। देखिए नवेश शिको जी, तब जब अखिलेश यादव खुद कहते थे कि मैं बीजेपी का विकल्प हूं और कानून व्यवस्था पर भी बहुत सारे सवाल उठाए, जितने समीकरण वहां से बनाए गए वो सारे समीकरण उल्टे पुल्टे पड़ गए इस बार। तो ये कनेक्ट होना जनता से, कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो। आप आरोप लगाओ, जरूर आरोप लगाओ, आपको अगर लगता है
सरकार में कमियां हैं, तो आप जनता से कनेक्ट होइए, जनता से जुड़िए। खाली आप सारस को लेकर 3 महीने बाइट देते हो और जनता के बीच नहीं जाते हो। अगर जाते हो तो शादी ब्याह वगैरह में जाते हो, वो भी अपनी एक छोटी टीम के जो रिलेटिव हैं। आपको इतने बड़े प्रदेश, अपने पिताजी की कम से कम उनके पॉलिटिकल संस्कार इतने जबरदस्त थे कि वो एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते थे। मैं अखिलेश यादव जी का बिल्कुल आलोचक नहीं हूं, वो एक विपक्ष के सम्मानीय नेता हैं, मैं उनकी तारीफ कई मायनों में करता हूं, लेकिन विपक्षी भूमिका में जो जनता से कनेक्ट होने का जो जज्बा होता है, जो एक मादा होता है, वो अखिलेश जी शायद नहीं, तभी वो हार भी रहे हैं। उसका कारण और लॉजिक है। बिल्कुल, इस पर अभी आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बीएसपी पर भी बात करेंगे, कांग्रेस पर भी बात करेंगे नवेद जी, और आप आम आदमी पार्टी के लिए भी आपसे बात करेंगे, विश्लेषण आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया, जीत का क्रेडिट किसको देंगे सर? कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि जब शॉट कोई रन में कन्वर्ट होता है तो उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रोक, टाइमिंग एंड प्लेसमेंट। जब ये तीनों चीजें बेहतर होती हैं तभी शॉट जो है वो रन्स में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हमारा नेतृत्व ने बहुत बढ़िया काम किया है, संगठन ने बहुत बढ़िया मेहनत की है, और सरकार के कार्यक्रमों ने भ्रष्टाचार से मुक्त होकर, भेदभाव से मुक्त होकर जनता तक अपना लाभ पहुंचाया है। ये तीनों चीजें मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन थी, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई है। और हर फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। उनके नेतृत्व ने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा की है। कार्यकर्ताओं ने नीचे के स्तर पर जाके बेहतरीन प्रबंधन को कार्यकुशलता के साथ जमीन पर उतारा है, और सरकार की योजनाएं जिस बेहतरीन ढंग से जनता के पास पहुंच रही हैं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। ये सारा का सारा संजय जी, लेकिन कर्नाटक में ये तो उत्तर प्रदेश की बात रही, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये शासन, विकास, सुरक्षा कर्नाटक में कैसे विफल हो गया? वहां पर तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे थे, बहुत सारी रैलियां भी हुई, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे, बहुत सारे नेता पहुंचे थे। देखिए, इसका उत्तर मुझे लगता है कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता होगा वो बेहतर दे पाएगा। मैं कोई कर्नाटक भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उस चुनाव में वहां गया नहीं। आप गई होंगी, आपकी जानकारी बेहतर होगी, तो आप मुझे बताएंगी तो मैं कुछ बेहतर समझ पाऊंगा, लेकिन मेरी वहां की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बिना जानकारी के वक्तव्य देना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, तकी जी के पास मैं आऊंगी। तकी जी, जैसा कि हम लोग निकाय चुनाव पर बातचीत कर रहे हैं, और देखिए बात हो रही है इस पर आपका, क्योंकि शुरुआत आपने भी अच्छी की है, बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने वहां पर, तो आपको भी बहुत शुभकामनाएं। कैसे कहें जी? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश जनता का, इसने आम आदमी पार्टी का स्वागत किया, और आम आदमी पार्टी का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। हमने 100 से ज़्यादा सभासदी की सीटें जीती हैं, और हमने हर जगह चुनाव लड़ा है, हर जगह रैली की है। 7 नगर पंचायत थे, नगर पालिका अध्यक्ष 5 हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लोगों ने, जहां हम गए, लोगों ने हमें बड़ा स्वागत किया, हमारा बड़ा सम्मान किया, हमारी बातों को सुना, हमारी विचारधारा को सुना, और हमारी विचारधारा से प्रेरित हो गए। और हमारे जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय सांसद श्री संजय सिंह, उन्होंने ताबड़तोड़ प्रोग्राम किए। 90 से ज़्यादा रैली, लास्ट जो फेज था उसमें 90 से ज़्यादा रैलियाँ की 24 जिलों में, और उससे अलावा उन्होंने हर नगर पंचायत में, हर जिले में जाके रैली की है। आम आदमी पार्टी का खाता तकरीबन उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुला है, और हमने कई जगह तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रामपुर में हमें बहुत सारी सीटें आई हैं, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अमेठी में परफॉर्म किया, अयोध्या में परफॉर्म किया है, कौशाम्बी में, फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, कुशीनगर में, झांसी में और कानपुर में, हर जगह आम आदमी पार्टी की सीटें आई हैं, और लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया है। हमें एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत यहाँ मिला है, तो आम आदमी पार्टी, हमें बहुत खुशी होती है आप सबसे शेयर करते हुए। मैं जनता का फिर से पुनः धन्यवाद अदा करता हूँ कि आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस और बसपा से हम आगे हैं, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आने समय में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में नजर आएगी, और लोग उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी को जो है वो आगे लेके आएंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यकर्ताओं को, जो दिन रात अथक प्रयास करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस मुकाम पर पहुँचाया है। जो भी आम आदमी पार्टी से लड़े हैं, हमारे लिए वो सब विजेता हैं,
सब हमारे लिए जीते हुए कैंडिडेट है। भले ही उनको वोट कम मिला हो, लेकिन जनता का एतबार, जनता का भरोसा, जनता का विश्वास उनको मिला है, जो उस तरह से वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाया जिसे जीत कहा जा सके। लेकिन उनको ऊपर भी जनता ने टच किया, उनकी बात भी जनता ने सुनी है, जनता उनके सामने भी आई, उनके पीछे भी चली है और जनता ने उनकी बात को सराहा है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने ये माना है आपके लिए कि विकास की राजनीति, जो आपने नारा दिया था विकास की राजनीति का, नफरत की नहीं, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अमल यहाँ के लोगों ने किया। देखिए, हमने जो है आगे और बेहतर करेंगे। चुनाव में हमने 4-5 बातें कही थी। एक हमने कहा था हाउस टैक्स को हम हाफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे, झाड़ू चलेगी, कूड़ा कम करेंगे, डेंगू की बात की हमने, चिकनगुनिया की बात करी, जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, उनकी हमने बहुत बात करी। जो हमसे ज्यादा शायद ही किसी ने की, सबसे ज्यादा हम ही ने उसकी बात की, हर चैनल में हमने कहा और जनता ने उसको सुना। इसका मतलब जनता को लग रहा है कि अब जातिवाद से ऊपर उठ के विकास पे, जिसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं, उसके लिए बात होनी चाहिए। चुनाव लड़ा जाता है विकास के लिए, जनता के काम के लिए, किसी पार्टी को बड़ा साबित करने के लिए या किसी की महिमा मंडन के लिए चुनाव नहीं किया जाता। बिल्कुल। और 2 लोगों ने और इस डिबेट को ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मनोज यादव जी, आज आपके पास थोड़े, देखिए आज कुछ कटु सवाल भी होंगे सर, क्या कुछ कहेंगे इस प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी का? क्योंकि जिस दिन नतीजे आने थे उसके ठीक एक दिन पहले हम लोग कुरुक्षेत्र में बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे और आपने बहुत मजबूती से कहा था कि प्रदर्शन, खैर वो तो जनता के हाथ में, इसमें कोई कुछ कर नहीं, लेकिन अब तो सर मान लीजिएगा ना कि आत्ममंथन का समय आ गया है समाजवादी पार्टी के लिए। 2017 में समाजवादी पार्टी के पास नगर निगम में कोई भी मेयर का प्रत्याशी नहीं था। मैं कटु सत्य ही बोलूँगा आज भी। आपको हो सकता है मेरी बातें समझ से थोड़ी सी परे लगे, लेकिन मैं सत्य ही कहूँगा, कोई भी प्रत्याशी नहीं था। लेकिन जब हम टैली उठाएंगे नगर पालिका की और नगर पंचायत अध्यक्ष की, तब आप पाएंगे कि 2017 में जो हमारे परिणाम थे उससे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का है। बीजेपी को शहरों की पार्टी के रूप में कहा जाता था, जानी भी जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांव में 5 किलो राशन और 1 शौचालय के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। यही उनका स्मार्ट गांव, स्मार्ट गाँव को आगे बढ़ाने का विज़न है। उसी विज़न पे देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो परफॉर्मेंस हमारा खराब है अगर 17 नगर निगम के मेयर ही पूरे नगर निकाय का मतलब है, तो फिर हम हार गए। और अगर तीनों सेगमेंट की बात की जाएगी, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद और सभासद जो होते हैं, 3 सेगमेंट और बचते हैं इसको छोड़ के, मेयर को छोड़ के। तो इस पे अगर तुलना की जाएगी तो आप पाएंगे समाजवादी पार्टी ने 2017 से बेहतर परफॉर्म किया। मेरे पास कुछ डेटा है, नगर पालिका में 44% वोट मिले हैं बीजेपी को, विपक्ष को यानी कि इंक्लूड समाजवादी पार्टी 56% वोट मिला है। 95 सीट बीजेपी को मिली हैं और 62 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। अभी ये अगर हल्की बात है तो फिर बात ही खत्म है, हम तो फिर कोई जवाब ही नहीं दे सकते। नगर पंचायत अध्यक्ष में 36% वोट बीजेपी को मिला है और विपक्ष को 64% वोट मिला है। 198 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 181 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। इसी तरह जो पार्षद के पद हैं 7,000, सभासद के 7,177 पद हैं, जिसमें टोटल यूपी में 2177 पद टोटल पार्टियों के हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा 2177, 5000 पद, लगभग 4900 समथिंग पद निर्दलियों के हैं। और इसमें भी आंकड़ा जो है वो निर्दलियों का भी अलग से आंकड़ा है। तो जीता कौन है? मेरे हिसाब से निर्दलीय जीते हैं सबसे ज्यादा। चाहे वो नगर निगम को अगर छोड़ दीजिए तो बीजेपी ने इसमें जरूर बढ़त बनाई, लेकिन समाजवादी पार्टी और निर्दल और अन्य कांग्रेस और सबको मिला लीजिए तो बीजेपी वहीं कहीं टिकती नहीं है। और वोट परसेंट भी क्या है, चलो सीटों को छोड़ दो, वोट का परसेंट 36 ही है। कोई बहुमत तो प्राप्त नहीं करना था बीजेपी को। बीजेपी और मीडिया ने, माफ करिएगा मैं आपके चैनल को इंगित नहीं कर रहा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी भी आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। ये अगर मजबूती नहीं है तो फिर मजबूती किसको कहा जाएगा? ये तो सत्ता का है। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात, एक लाइन बड़ी बात है, जिस तरीके से उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी के दम पे हराया गया है, वो बात किसी से छिपी नहीं। मैनपुरी में 11,000 से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा था और लास्ट में 1100 से हरा दिया गया लाठी के बल पे। वहां की एसडीएम, महिला एसडीएम ने
वहां की महिला एसडीएम ने लाठी चलिए इस चलाई है। धांधली पर भी बात करेंगे, संजय जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सुधा मिश्रा जी आपके पास में आऊंगी सर। सुधा जी, कर्नाटक की सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, इसके साथ ही कर्नाटक की जीत के बाद क्या 2024 में कमबैक कर पाएगी कांग्रेस, के सवाल रहेगा। और उत्तर प्रदेश में निकाय में खराब प्रदर्शन की क्या वजह रही, आपसे जानेंगे सुधा जी। जी धन्यवाद स्वाति जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। जी मुझे इको हो रही है तो ध्यान थोड़ा सा। आपने बधाई दी उसके लिए बहुत बहुत आपको भी बधाई, धन्यवाद, और देश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद एक साथ देती हूँ। हम जो बार बार लहर की बात करते हैं कि लहर क्या है और जनता क्या कर रही है, जनता क्या जवाब दे रही है। जनता का जवाब चाहे निकाय चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, लेकिन नैरेटिव सेट क्या किया था, ये मनोज भाई ने जो आंकड़े बताए मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है मेयर के पदों को लेके, जाहिर सी बात है इसके लिए संजय भाई को बहुत बधाई कि मेयर के जितने पद हैं उनको मिले, लेकिन उसके बाद नगर पालिका नगर पंचायत की हम बात करेंगे तो स्थिति अपने आप साफ हो जाती है। दिक्कत इस बात की होती है स्वाति जी कि कहना कितना है, किस हिसाब से कहना और किसके फेवर में कहना है। मैं तो जो निर्दलीय लोग हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने जितने अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है वो कहीं ना कहीं हमें विश्लेषण करने के लिए मजबूर करती है। और हम जानते हैं कि हार और जीत के बीच का जो हल्का सा अंतर होता है वो आपको आत्मविश्लेषण की तरफ धकेलता है और ले जाता है। जाहिर सी बात है अगर कर्नाटक की जनता हमारे साथ खड़ी है, हमारे मुद्दों को जनता सुन रही है, हमारे मुद्दों पे ही वो अपने वोटों को बदल रही है, वापस कर रही है। और अगर आप आज भारत के मैप को देखिए आपको स्वाति जी भगवा कलर का जो बीच बीच में है, जहां बेईमानी करके राष्ट्र शासन बनाया गया और जो इनका अपना खुद का शासन है और बाकी विपक्षियों का मिला के जो शासन है, तो आपको परसेंटाइल अपने आप दिख जाएगा। तो जो ये नैरेटिव हम सेट करते हुए देखते हैं मीडिया में या कहीं और, मैं जब भी मीडिया की बात करती हूँ तो जो सच्चाई के साथ खड़े हैं वो क्वेश्चन के घेरे में नहीं होते हैं। तो इसमें आपको मतलब ये कहीं नागवार न गुजरे कि आप हमारे साथ बैठी हैं, बैठ के आप लोग बोलते हैं फिर भी कहते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं कि कुछ सरकारी चैनल हो गए हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं और हमने बैठा के भी हमारा नैरेटिव वो सेट कर रहे होते हैं। तो बैठा देना ये बड़ी बात नहीं होती है। किस सेलेक्टिव मॉडल को लेके नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जनता को जो देख रही है इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं बहुत अच्छे जो सोशल मीडिया के सहारे या आप लोगों के सहारे जो अपनी बातों को कह पाते हैं, अभी मनोज भाई जो डिक्लेयर आपको दिखाया था कि अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें और नगर पालिकाओं की बात करें, तो आपको डिफरेंशिएट करके अगर दिख जाए तो जो ये बार बार कल से देखा होगा आपने कि भगवा है और न जाने क्या क्या, बिल्कुल लहर तो निर्दलियों की भी है, लहर सफाइयों की भी है, लहर अन्य दलों की भी है, कांग्रेस की भी है। तो बात इसकी भी होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है। वो 17 सीटों को लेके पूरे चुनाव का सिलेक्टिव लेके प्रेजेंट किया जा रहा है। और दूसरी बात, आपने मुझे बधाई दी कर्नाटक चुनाव की, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। लेकिन इसका कैसे नैरेटिव सेट हो रहा है वो भी आप लोग देख रहे हो। मेरा ये मानना है कि जब हम किसी बात को कई बार सच्चाई के साथ रखते हैं तो जनता सुनने लगती है, उनपे आने लगती है। मेयर के चुनाव में, चूंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि जनता ने कहीं ना कहीं उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जो उनके नली गली और उनके जो अपनी पर्सनल रोज की समस्याएं थी उस पे बिल्कुल हमें वोट करना चाहिए, क्योंकि निगमों का चुनाव आपके अपने लिए होता है। लेकिन लखनऊ की जो दशा है, जिस तरह से हम रोज की जिंदगी जी रहे होते हैं, वो कहीं से भी उनके ये तो मानेंगी ना कि जनता ने स्वीकार नहीं किया। निगमों की ही चलिए बात कर लेते हैं। जी 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 मैं लखनऊ की बात अगर कर लूंगी और अभी परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, 34% वोट हुआ है, उसी में से कुछ सपा को मिला, कुछ कांग्रेस को मिला, कुछ बसपा को मिला, कुछ आपको मिला, कुछ अन्य निर्दलियों को मिला। इतने लोग खड़े हुए थे, 34% वोट पड़ा। अब आप बता क्या इतने से संतुष्टि मिल जाएगी आपको 2024 के लिए? बिल्कुल नहीं। सुधा जी, क्या इतने से संतुष्टि? यही सवाल मनोज जी आपसे है। देखिए बीजेपी, मैं बीजेपी के यहाँ पर कोई भी, देखिए बीजेपी के लिए मैं बैठी नहीं हूँ या किसी भी पार्टी के लिए बैठी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज परसेंटेज में बोलूंगा, देखिए अगर कमजोर है कहीं पर तो बीजेपी वो बात मजबूती से मान लेती है, वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती है। लेकिन आप लोग तो मानते ही नहीं है। मैं जवाब दूं? मनोज जी पहले। नहीं स्वाति जी मैं बोल दूं एक लाइन, मनोज भाई को लीजिएगा।
जी, आपने जो कहा बिल्कुल, अगर हम नहीं मानते, अगर हम नहीं सुन रहे होते, आत्मविश्लेषण नहीं कर रहे होते, तो कर्नाटका में वही चेहरे जो यूपी में चल रहे थे वहाँ क्यों नहीं चले? ये तो प्रश्न उठता है ना। योगी जी ने अगर यहाँ प्रचार किया, वहाँ भी किया था। मोदी जी तो वहाँ पे लगातार बैठे रहे, मणिपुर देखा ही नहीं उन्होंने, वो तो बैठे ही रहे वहाँ पे। इसका मतलब जनता हमारी बातों को सुन रही है। समय लग सकता है सत्य को आगे आने में, लेकिन सत्य झुठलाया जाएगा, ये हमेशा नहीं होता है। हम आत्मविश्लेषण कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी गलती या खामी कहाँ हो रही है, हमें कहाँ से आगे बढ़ना है। हमें झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, वो तो हम नहीं सीखेंगे। हम इनकी तरह झूठ बोलना नहीं सीखेंगे, हम सच्चाई के साथ रहेंगे और सच्चाई में को भी यही दिखाने की हाल कोशिश रहा, करेंगे। 96 में भी यही हाल रहा। हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। वहाँ समाजवादी पार्टी 10,000 के अंतर से, लगभग कहीं पे 8-9 हज़ार और कहीं 7,000 है, इस अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव हारी। उसको भी हम ठीक कर लेंगे आने वाले समय में। ठीक है, जनता एक सीट समाजवादी पार्टी की थी, एक अपना दल एस की थी, और उन्होंने मेहनत की। और जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण करने का मेरा इच्छा इसलिए नहीं है। कल मैनपुरी की घटना देख के मेरे पास 3 फ़ोन मैनपुरी से आ चुके हैं, क्योंकि मैं आदरणीय डिम्पल जी के चुनाव में 25-30 दिन वहाँ रह के आया था। तो लोगों ने जो अपना दर्द बताया, तकलीफ बताई कि भैया जिस तरीके से हम लोग बढ़त बना के जीत रहे थे और क्या नंगा नाच किया है वहाँ के लोगों ने। आप अगर नहीं जीत सकते तो क्या नंगा नाच करके चुनाव जीतोगे? अरे कम से कम चलो जिला पंचायत अध्यक्ष का जीत लेते थे, एमएलसी का जीत लेते थे। ये तो जनता के द्वारा वोट पड़ना था ना। हार जाते तो क्या फर्क पड़ता? आखिर आप 17 वाला ही तो जिक्र हो रहा है, कहाँ आप नगर पालिका और नगर पंचायत पर जिक्र कर रहे हैं ना, डिबेट कर रहे हैं उस पर। तो वो अगर एक हार भी रहे थे तो हार जाने देते आप, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपने इसी तरह चुनाव जीता है। मैं लखनऊ की एक घटना बता दूं, एक हमारे पार्षद प्रत्याशी थे सरोजनी नगर प्रथम से, वो जीत गए 365 वोट से, जीत गए। अब उनको सर्टिफिकेट लेने का इंतजार करना था। थोड़ी देर बाद इनके विधायक, वही लक्ष्मी सिंह के हस्बैंड, उनका नाम क्या मुझे नहीं याद आ रहा है, वो गुंडा तंत्र ही है, उसको मैं गुंडा तंत्र कहूंगा। वो भले आईपीएस रहे हैं, गुंडा विधायक अलग बात है, वो गुंडाई से चुनाव लड़ते हैं। आए, उन्होंने 36 वोट से हरा दिया 38 वोट। कुछ जगहों की बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन कुछ जगह पर तो ऐसी तस्वीर भी थी मनोज जी, जहाँ पर देखिए अपने बलबूते पर आपके यहाँ प्रत्याशी जीते हैं। आज ही मैंने आपके चैनल पे एक खबर देखी वीरेंद्र जी की, कि 2.5 किलो मिठाई चोरी करने वाला व्यक्ति 2017 में गैंगस्टर बीजेपी की पुलिस ने बना दिया उसको। 2.5 किलो मिठाई की चोरी में वो बन गया। तो आप कल्पना करो बीजेपी क्या क्या कर सकती है। हाँ। तो हमारा ये कहना है 2024 को लेके जो आपको सवाल है, 36% बना, अच्छा, 64%। मेरी बात सुन लीजिए, वो पीछे विधायक बैठा है, वो जो विधायक पीछे बैठा है योगी जी के, वही विधायक है जो पीछे बैठा ताली बजा रहा है। इस निकाय चुनाव को अपनी प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया। क्या आपका कोई नेता वहां उतरा उतनी मजबूती से? अखिलेश यादव तो दूसरे चरण के पहले ही चले गए थे कर्नाटक में चुनाव के लिए, वहां पर पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा सर? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने 2017 की बनस्पति बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आंकड़े बता रहे हैं, आप आंकड़े देख लीजिए। मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं। आप हमारे 2017 के रिकॉर्ड देखिए और 2023 के रिकॉर्ड देखिए। आपके पास पहले संजय जी, अब इन तमाम जो चीजें हुई हैं इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मुझको लगता है कि झूठ परोसने वालों के लिए मैं अभी जो डाटा दे रहा हूं उसको आप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से जरा टैली कर लीजिएगा। हाँ। नगर निगम में 1420 पार्षद होते हैं, उसमें भाजपा के 813, समाजवादी पार्टी के 191, बसपा के 85 और कांग्रेस के 77। ये पूरे उत्तर प्रदेश की आगे वाला कौन बताएगा? के खिलाफ इसके आगे भी एक डेटा है, वो कौन बताएगा संजय जी? वो हम सुबह मीडिया पेपर देख के समझ गए कि आप कितने बड़े जितंकर हो, आप कितने बड़े जिताऊ वाले हो, हम समझ गए थे, इसीलिए हमने ये बोला। हाँ, निर्दलीय वाला डेटा खा गए, निर्दलीय वाले डेटा खा गए, अरे खा गए निर्दलीय वाला डेटा। क्यों खाए भैया? अरे सुन लो, आप पहले सुन लो उनको, पहले सुन लो, मनोज जी सुन लीजिए, एक मिनट। सही बोलना, बिल्कुल सही वो बोलेंगे, ठीक है। ढंग से इस डिबेट में मत कीजिए प्लीज। आपकी उम्र का लिहाज है। एक मिनट मनोज जी, ढंग से मैं बोल रही हूँ ना, टीवी कंप्लीट करने के पहले कंप्लीट। मुझे ठीक है मनोज जी प्लीज नहीं मर्यादित रहिए प्लीज। ये कौन सा तरीका होता है? मर्यादित रहिए। क्या बदतमीजी का टीवी डिबेट में ऐसे ही बात करते हैं क्या? प्लीज मर्यादित रहिए। यही आपसे कहते हैं। हम आपसे तीखा सवाल बोल रहे हैं ना, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं ना, आप अपनी बारी में बोल
बोल चुके हैं ना, मर्यादित रहिए प्लीज। मुझे कोई गलत शब्द नहीं कहेगा। नवेद जी आप आइए, नवेद जी आइए आप, नवेद जी आप भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए। नहीं आप सबसे पहले तो देखिए गलती नहीं गलती उनकी भी है, लेकिन आप जब आपकी बारी में आप बोल चुके थे तब आप क्यों बोल रहे थे? मैंने तो संजय जी से सवाल पूछा था, सवाल उनसे बोलने को कहा था। प्लीज नवेद जी आप आइए पहले। नवेद जी आप ही से सवाल पहले, ठीक है संजय जी। नगर पालिका परिषद 199 अध्यक्ष होते हैं, इसमें 88 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 35 समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस के केवल 4 हैं टोटल नतीजे बैठ होगी। उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं 544, 191 भाजपा के, 78 समाजवादी पार्टी के, 33 बसपा के और 14 कांग्रेस के। ये जो मैं बोल रहा हूं वो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इसके बाद नगर पंचायत में सदस्य हैं 7177, 1401 भारतीय जनता पार्टी के, 485 समाजवादी पार्टी के, 214 बसपा के और 17 कांग्रेस के। जरा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद आप बता पाएंगे। ठीक है, आप बोलिए मनोज जी, आप बोलिए। अब संजय जी थोड़ी देर शांत रहिएगा, अब आप बोलेंगे। निर्दलियों वाला डेटा कौन बताएगा भैया? वो कौन है? वो अफगानिस्तान से गई है, 5000 निर्दलीय बने हैं तो जीते तो वो, आप हार गए, आप हार गए, निर्दलीय जीत गए। मोर देन 50%। अरे क्या टीवी पे झूठ बोलते हो संजय चौधरी? वही अखबार ने गेम किया, वही आप भी कर रहे हो। निर्दलीय वाले 5000 जो सभासद जीते वो किसके हैं? किसके हैं? यानी कि इतनी होशियारी आती है। समाजवादी पार्टी से हमें समाजवादी पार्टी का सर्टिफिकेट ना दो, हम तो वही कह रहे हैं। आपने 191 का, हमने 198 का, 7 और आपको बढ़ा के मैंने नगर पंचायत अध्यक्ष बताए, लेकिन निर्दलीय वाले कौन बताएगा? पिछली बार आपकी हवा निकल गई, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल के टायर की हवा निकल जाती है। आप ऐसे दग गए। आपको भगवान ऐसी ही जीत देगा। अच्छा नहीं, ठीक है, कर्नाटक की तरह मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप आधे पे ही रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, आप आधे पे ही रहेंगे। ईश्वर से मेरी प्रेयर है। ठीक है, मैं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग डेटा पेश करना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत क्लेम कर रहे हैं, तो आप देखिए कई जगह उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग बहुत कम रही। इसकी वजह थी वोटर लिस्ट में लोगों के नाम गायब थे। लखनऊ में देखिए तो 36.97% वोटिंग हुई, 36% लोगों ने वोट दिया, जिसमें अगर बीजेपी को वोट देखा जाए तो 18% हुआ। टोटल पॉपुलेशन में देखिए सिर्फ 10% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 100% वोटर लिस्ट में देखा जाए तो। मतलब बीजेपी की जो सरकार बनी है या जो भी लोग आए वो 10% वोट पाके 90% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। 90% पब्लिक इन उत्तर प्रदेश अगेन बीजेपी, इसको बीजेपी बहुत बड़ी जीत बता रही है। अब देखिए 36% वोटिंग हुई है, 90% लोगों ने वोट नहीं किया है। 90% लोग आबादी उत्तर प्रदेश की बीजेपी के ऊपर अपना विश्वास खो चुकी है। क्यों लोगों ने वोट नहीं डाला? क्यों लोग वोट डालने नहीं आए? क्यों उनको ज्यादा वोट नहीं मिला? 70% होता टर्न आउट, तो 36% रह गया, कहीं पे 40% रह गया, 50% रह गया। तो बीजेपी जो जीत का नगाड़ा बजा रही है वो जीत इतनी बड़ी है नहीं, इतनी दिखाई जा रही है। दूसरी बात, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, आपने देखा जानबूझ करके जो सर्वे था, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था कि एक स्वरूप है इस तरह से ओबीसी का सर्वे किया जाएगा, इन्होंने ऑफिस में बैठ के सर्वे करा दिया। वो सर्वे कैंसिल हो गया, उसके बिना चुनाव डिले हो गया। फिर आपने आनंद फानंद में 20 दिन के अंदर चुनाव घोषित कर दिया। अब बताइए, जब आपने प्रसीमन चेंज कर दिया, आरक्षण चेंज कर दिया, आपने पॉपुलेशन बदल दी, किसी जो व्यक्ति नया आया है 20 दिन में कैसे तैयारी कर देगा चुनाव लड़ने की? आप तो सत्ता में, आप केंद्र में भी हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में भी है, राज्यपाल भी आपके, पुलिस भी आपकी, प्रशासन भी आपका, सारी व्यवस्थाएं आपकी, आप तो जीत लेंगे। लेकिन जो नया व्यक्ति है जिसको सिर्फ 20 दिन है, उसके लिए जीतना कितना मुश्किल बात थी। नवेद जी, इसमें कुछ हकीकत है या फिर ये कहते हैं ना कि दिल को तसल्ली देना, दिल को सुकून देना, ये वही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो तकी जी आरोप लगा रहे हैं वो पूरा प्रदेश में ये सदाएं बुलंद हो रही हैं। चुनाव आयोग की कमी थी, और चुनाव आयोग नाम का कोई दल लंदन से नहीं आता है। चुनाव आयोग का मतलब होता है उत्तर प्रदेश के अधिकारी, वही चुनाव आयोग कहलाते हैं। और ये लोकतंत्र के साथ बड़ा तमाशा है, सरकार की नाकामी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है कि जहां पर हम इस हाईटेक देश कहा जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश को हम बहुत स्मार्ट स्टेट कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, खूबियां हैं, हमें गर्व होता है इस बात पर। लेकिन चुनाव के लिए
जब उसकी तैयारियां होती हैं तो सूची से 60-70% लोग गायब। आप बताइए कि ये जमाना ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चाय पी रहे हैं तो आप लाखों लोग देख सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से डेवलप हो रही है और आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो गई है, उसके बाद भी आज वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो और वो भी इतना कम हो कि आदमी तड़प के रह गया अपने अधिकारों का, मतलब उसके अधिकारों का हनन कर दिया। और चैलेंज चला रहे थे, भाजपा का वोटर भी नहीं दे पाया होगा, सपा का भी नहीं दे पाया। मैंने खुद ग्राउंड पे देखा है कि भाजपा का वोटर खुद गुस्से में था, आक्रोशित था। एक बात तो ये हो गई और ये सरकार के सामने प्रश्न उठता है। दूसरा, मैं मनोज जी से बात करना चाह रहा था थोड़ा सा। मनोज जी एक बहुत ही परिपक्व प्रवक्ता है और उन्होंने कुछ तर्क रखे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मनोज जी ने कहा कि मैं हारा नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है उनकी कि महापौर पिछली बार भी कहा थे, पिछली बार होता तो कहा जाता हारा, लेकिन हम मानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी यानी मनोज यादव जी, अखिलेश यादव जी और पूरा कुनबा उनका हारा है। कैसे हारा है मैं बताता हूं। देखिए 5 साल पहले उनका कोई भी महापौर नहीं था, ये बात सही है। ये जो तर्क दे रहे हैं ये तर्क के पीछे की कहानी सुनिए। लेकिन इस 5 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया और 5 साल में जानते हो क्या हुआ? सारे राजनीतिक दल खत्म हो गए। 2% पे कांग्रेस आ गई, बसपा तो खत्म ही हो गई, आप ही कहते हो कि वो तो विलय हो गया। इकलौता भाजपा विरोधी वोटर, इकलौता जो बदलाव चाहता है, आपके गोदी में, आपके दामन में बैठ गया। इसलिए उम्मीद की जा रही है कम से कम एक तो निकाल लेते सीट। 5 साल पहले स्थिति बड़ी थी, अलग थी, बसपा का भी वोट प्रतिशत था, कांग्रेस का भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, तमाम स्थितियां परिस्थितियां थी। 5 साल पूरे प्रदेश की जनता ने आपको ये मान लिया कि एक ही विपक्षी दल है। उसके बाद आपका नेता कितनी जनसभाएं करता है? योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जिम्मेदारी तो अखिलेश यादव की नहीं होगी ना? कितनी जनसभाएं की आपके पास पूरी कॉपी है, आप सुनाइए, गिनाइए, आप तो डाटा रखते हो ना। योगी जी ने कितनी जनसभाएं की? उस पार्टी के वो मुख्यमंत्री थे जो पार्टी बिल्कुल बुरी स्थिति में थे, तब भी निकाय चुनाव जीत जाते थे। आपके नेता जमीनी नेता कहे जाते हैं, आपकी पार्टी ग्राउंड की पार्टी कही जाती है, नेताजी की पार्टी कही जाती है। आपका नेता कितनी जनसभाएं कर रहा है? 20% भी नहीं कही। दूसरी बात, आप बात कहते हो हर चुनाव के बाद बेईमानी हो गई, लोकतंत्र का गला घुट दिया गया, लाठी मार के भगा दिया गया। अरे जेपी के चेले हो, राम मनोहर लोहिया के चेले हो, जाओ सड़क पर निकल जाओ, आंदोलन करो, जेल भर दो। ये घिसे पीटे डायलॉग से कब तक काम चलता रहेगा? मनोज जी जवाब दीजिए, उसके बाद संजय जी। ये जो भावनाएं हैं हमारे मित्र की, वो बिल्कुल सही है, उसमें दो राय नहीं। मैं किसी तरीके से उनको डिनाई नहीं करूंगा। हर व्यक्ति को जो सत्ता से लड़ सकता है और जो लड़ रहा होता है, अगर वो कहीं कमज़ोर लड़ जाता है तो तकलीफ होती है इंसान को। जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत में हमने लड़ के सीटें जीती, ठीक वैसे यहाँ भी जीती जा सकती है। लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी राजनीतिक अच्छी सी कहानी है, वो कोई बहानेबाजी नहीं है। 2 एजेंट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इस बात का अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा। एक एजेंट लखनऊ में बैठ के एजेंटगिरी कर रही और एक एजेंट आते हैं हैदराबाद से, और उन लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को हराने वाली नहीं है, वो बीजेपी को जिताने वाली। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी टीवी पे बैठी हैं साथ में, मैं धन्यवाद दूंगा, बियॉन्ड द पार्टी लाइन में बोल रहा हूं। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ा। मेयर का वो कितने % पाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ये कोशिश थी बीजेपी चुनाव हारे। लेकिन बड़े एजेंट जो लखनऊ में बैठी हैं और छोटे एजेंट जो हैदराबाद से आते हैं, उनका एक ही मकसद था कि कैसे रेड कॉर्पोरेट बीजेपी के लिए बिछाया जाए, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा मैसेज देना था। और उन दोनों लोगों ने, समाजवादी पार्टी पहली बार, नावेद जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, पहली बार सुबह में बैठा था, टाइम्स नाउ पे बैठा था, 5 सीटों पे मेरी बढ़त थी चेयरमैन मेयर के पदों पे। एक समय ऐसा चल रहा था सुबह। मेरठ में हम लगातार लड़े, अयोध्या में लड़े, और भी जितनी भी जहां जहां हमारी लड़ाई थी, हम लगातार चुनाव लड़ते चले जा रहे थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो पोलिंग खुली, मतगणना आगे बढ़ी, तो स्वाति जी पाया कि बड़े एजेंट और छोटे एजेंट की वजह से ये चुनाव हारा गया। लेंगे संजय जी से। संजय जी जो आरोप लगा रहे हैं मनोज यादव जी, देखिए यही आरोप अखिलेश यादव जी ने भी लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, अफसरों को बीजेपी कार्यकर्ता बना दिया गया, रामपुर में लोगों को वोट डालने से रोका गया, कई जगह धांधली हुई। और नवेद जी, शिको जी और ताकि जी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वोटर्स के नाम कटे। तो आप अब इस पर जवाब दीजिए, क्या इस पे आप अपने सरकार की विफलता मानते हैं सर? संजय जी। मैं सारी बातों का जवाब, और मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि इसके विश्लेषण के लिए एक नगर निगम है उत्तर प्रदेश में,
मथुरा वृंदावन हाँ। उसका नाम है। वो इस बार का एक विचित्र चुनाव था जहां समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, इन तीनों राजनीतिक दलों ने मिलकर एक प्रत्याशी तय किया। ये तीनों दल थे जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस हमारी विरोधी है, लेकिन मथुरा के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर इन तीनों ने एक प्रत्याशी उतारा और उस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी को पीछे करते हुए, यानी कि बैलेट बॉक्स में तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल था, लेकिन समाजवादी ने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस साइकिल के चुनाव पर बटन मत दबाना, हम तीनों का प्रत्याशी मिलकर यह है, इसको वोट देना। और उसकी परिणति क्या हुई? मथुरा वृंदावन में भी इनका मिला जुला प्रत्याशी हारा। यही नहीं, लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा वो एनसीपी का सदस्य है, एनसीपी का। तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ और दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने बड़े गठबंधन को जमीन पे उतारा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकारा। बात नंबर 2, वोटिंग कम क्यों है? जब उत्तर प्रदेश के 3 बड़े राजनीतिक दल, 3 राष्ट्रीय दल, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी, इसका नेतृत्व अगर जनता के बीच में नहीं जाएगा, एक और राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक राजनीतिक दल, उसका भी राजनीतिक दल का नेतृत्व करता और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, जिसमें शिवपाल जी, जिसमें डिंपल यादव, जिसमें रामगोपाल शामिल हैं, ऐसे लोग जब सभा करने, जनता से मिलने, वोट मांगने जनता के बीच में नहीं उतरेंगे तो निश्चित रूप से उनका कैडर भी, उनका समर्थक भी वोट डालने से उतना प्रेरित नहीं होगा। घटे मतदान का एक ये भी बड़ा कारण है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की मेहनत की है, मेहनत के आधार पर वोट मांगे हैं और वही इस जीत का आधार है। कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक है, सुधा जी आइए, सकी जी और सुधा जी कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक है, सुधा जी बहुत देर से नहीं आ रही है। जी स्वाति जी, संजय भाई को बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन इतनी मिठास भी ना कभी कभी मधुमेह ले आती है। आपने इतनी बड़ी बातें की, सपा और कांग्रेस को मिला दिया, न जाने क्या क्या कर दिया, लेकिन जो प्रश्न था कि जो लोग मतदान बूथों से वापस गए उसमें किसकी गलती मानी जाए, क्योंकि सरकार तो पिछले 9 वर्षों से आपके डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, न जाने कितने इंजन लगाया था आपने, और दिक्कत इस बात की है कि इंजन कोई काम नहीं कर रहा है। आधार कार्ड यहाँ लिंक कराइए, आधार कार्ड वहां लिंक कराइए, आधार कार्ड हो गया तो आपके पास पहचान पत्र है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न जाने क्या क्या किया गया। लेकिन मतदान बूथों पे जाके लौटे हुए लोग, वो तो पार्टी विशेष नहीं थे ना, वो प्रवक्ता तो नहीं थे ना, वो जनता थी आम। और मताधिकार इस देश का पहला जो अधिकार है उससे उनको वंचित रखा गया, और उसका दोष आप दे रहे हैं जो विपक्ष में है, जिनके पास न सत्ता है, जिसके पास न चीजें हैं जो उस काम को कर सकती है। आप सारा उस पर डाल रहे हैं। आप लोगों को लगता नहीं है कि काम करने के लिए जनता ने अगर आपको चुना है और जनता आपसे वो उम्मीद करती है कि आप वो काम करके दिखाएं, तो आपके पास 2-3 मुद्दे वही होते हैं, धर्म को लेके, लोगों में बंटवारा करने के लिए, विद्वेष के। उसके अलावा काम क्या है इसकी गिनती जब भी होती है तो आप पिछली सरकारों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे इस प्रश्न को खड़ा करने के पहले ये बात बताइए संजय भाई कि जनता ने आपको क्यों चुना? जो सत्ता में नहीं है, जनता ने उसको जनादेश नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके पैसे तो खर्च ना होंगे। जो मद आएगा, जो बजट आएगा, उसको आप खर्च कर पाते नहीं है। आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं, लेकिन कहीं पे रैली। देखिए, मैं इसी बात को ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग वोटर आईडी कार्ड लेके टहल रहे थे, उनके वोट भी नहीं पड़े। उन्होंने कहा हम चैलेंज वोट डालना चाहते हैं, तो उनको कहा कि चैलेंज वोट आप नहीं डाल सकते। बहुत से लोग मेरे सामने जो वोटर आईडी कार्ड लेके आए थे, ऐसे बहुत से लोग थे जो वोट डालने के लिए डिस्पेक्ट थे, वोट डालना चाहते थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं था, उनके पास वोटर आईडी कार्ड था, फिर भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि वो चैलेंज के जरिए वोट डाल सकते थे। तो ये क्यों व्यवस्था क्यों नहीं गई? जिनके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है उनको वोट डालना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक लिस्ट दिखाई गई थी पहले, एक लिस्ट पहले आई थी, सुनिए, एक लिस्ट आई थी पहले चुनाव से पहले, जिसमें लोगों के नाम थे, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई उसमें उनके नाम गायब हो गए। मैं एग्जाम्पल दूंगा, बहुत दूर नहीं जाते, हमारी लखनऊ की जो मेयर प्रत्याशी थी, उनका नाम नॉमिनेशन कभी जब ही होगा आपका जब वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। जब मेयर प्रत्याशी का नॉमिनेशन हुआ तो वोटर लिस्ट में उनका नाम था, उसके बेस पे नॉमिनेशन हुआ। जब वोट डालने नहीं तो वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब। जब वहां हंगामा हो जाएगा, शोर किया गया
क्योंकि वो मेयर कैंडिडेट थी, क्योंकि एक वो शख्सियत थी, मीडिया उनके साथ अगल बगल था, एक शोर मच जाता तो आनंद फानंद में आधे घंटे में उनका नाम निकल आया। अब देखिए ऐसे कितने लोग होंगे जो हम मेयर प्रत्याशी होंगे या सभासद के होंगे जिनके लिए इनको निकालना पड़ा होगा, और बहुत से लोग चले गए। तो ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था, मैंने बहुत पहले कहा था, ये इलेक्शंस हैव बीन डिजाइंड टू मेक बीजेपी विन। ये जो चुनाव करा गए बीजेपी को जिताने के लिए करा गए, बीजेपी जीती नहीं, इसको जिताया गया है। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए, जो लिस्ट में वोटर्स के नाम है सर, यही सवाल है कि गायब थे नाम, और बार बार देखिए विपक्षी पार्टियां इसी वजह से हमला भी कर रही हैं, और देखिए सवाल इसलिए भी पूछे जाएं क्योंकि अभी आगे 2024 के चुनाव है, अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो सर बार बार सवाल उठेंगे। देखिए, इसके लिए मुझको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि कैसे मेयर का नाम नहीं मिल रहा था लेकिन बाद में नाम मिला। निश्चित रूप से जब वार्डों का बंटवारा होता है और हर बार चुनाव के अवसर पर परसीमन होता है तो वोटर लिस्ट में कुछ नाम इधर से उधर होते हैं, क्योंकि उनका परसीमन बदल जाता है। और विधानसभा और लोकसभा के तुलना में जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है उसके लिए नए मतदान केंद्र भी बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पुराने मतदान केंद्र पे जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हम गलत रह रहे हैं। पूरे वार्ड के बाहर तो नहीं जाता है ना मतदान केंद्र, दूसरे वार्ड चला जाता है। मुझे हर वार्ड में 4 या 5 या 6 मतदान केंद्र होते हैं, वोटर सारे मतदान केंद्र वार्ड में। जब सरकार की तरफ से कैंप लगता है, अरे भैया चुनाव आयोग कैंप लगता है, तो राजनीतिक दलों को उस समय मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके वक्तव्य को मैं पोर्टेबिलिटी तो ना समझ लूं कि नंबर की जगह नाम रिपोर्ट कराने की स्कीम आप ले आए हैं क्या? अब तो वार्ड नंबर 4 वाला 5 में डाल देगा, 5 वाला 6 में डाल देगा, यही वाला सिस्टम है क्या? चेक कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। बेहतरीन व्यवस्था है, मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के आधार पर करेंगे तो उनका भी नाम मिलेगा जो ये मानते हैं कि उनका नाम कहीं ना कहीं छूट संजय जी, आपने बहुत सही बात बताई है कि वार्ड नंबर 4 वाला 5 में डाल ले। आपकी स्कीम यही बता रही कि बदला गया, इधर से उधर हो गया, तो वोट व्यवस्था पहले बता देते कि कोई कहीं भी वोट डाल सकता है, पोर्टेबिलिटी शुरू कर देते, हमें कोई दिक्कत ही ना होती। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हास्यप्रद इसलिए हो गया कि आखिर डबल ट्रिपल इंजन की सरकार, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ने वाला, इतनी माइनर मिस्टेक क्यों करता है कि वोटें कटवा देता है? ये क्यों? अंदर की बात आपको बताता हूँ। है मेरे एक जानने वाले इसी चुनाव आयोग में जो पंचायत का होता है, जहाँ वोटर लिस्ट बनती है, आपकी एक पूरी टीम बैठी है जिसका काम है वोट उड़ाना। कितना पैसा अलग से देते हैं आपको भी पता है, अधिकारियों से पूछो ना, सब जानते हैं, मुझे भी मालूम है। लेकिन वही है ना, मैं अंदर तो जा नहीं सकता। लोगों ने बताया है कि पूरी टीम बैठाते हो दर्जनों की वोट उड़ाने के लिए। शर्म क्यों नहीं आती आपकी पार्टी को? आप क्यों इतने बड़े राजनीतिक दल हो कि वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतते हो? योगी जी की लोकप्रियता कम है क्या? मैं तो आपको सलाह देता हूँ, आपके नेतृत्व को, मोदी जी को पीछे करो। योगी जी को कर्नाटक में मेन हाथ दे देते बागडोर, तो जैसे 17 जीती हैं वैसे वहां भी जीत जाते। आप एक तरफ से क्लीन स्वीप कर देते सबको। लेकिन पता नहीं क्यों मोदी जी के चक्कर में पड़े हैं। बुजुर्ग हो गए हैं, 75 साल के होने वाले, रिटायरमेंट हैं। योगी जी के दे दो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। नहीं तो लिंगायत वाले नेता कोई दे देते तो कर्नाटक में और अच्छा चुनाव हो जाता। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। देखिए, जीत अपने आप में जनता के आशीर्वाद का पैमाना है। जो लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं, 90% जनता ने वोट नहीं दिया। जिन्हें लगता है कि जनता ने तो वोट नहीं दिया आपको, ये जीत 10% का आशीर्वाद है। हम जनता के बीच में, जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, लोग ही नहीं रहा, सिर्फ से जीते चुनाव। जनता के लिए और सेवा के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग कहाँ रहा? लोग तो काट दिया आपने, सिर्फ से जीते आप। करेंगे उनकी और सेवा आधार पर उत्तर प्रदेश को अब विकसित उत्तर प्रदेश बनाकर जनता की सारी अभी नहीं बना क्या? ओ माय गॉड, मुझे लगा बन चुका था स्मार्ट सिटी के बाद, और बड़ा अभी विकसित नहीं बना पाए। ओ सेम 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 सेम, अभी विकसित बना ही नहीं पाए डबल इंजन की सरकार बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। अरे गजब, ट्रिपल इंजन वाला भी आप ही का है, चौथा इंजन भी आप ही का है, अभी भी डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही भाग रहे हो। अरे कम से कम अब तो 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया स्वाति जी, अभी भी नहीं विकसित स्टेट बना पाए।
शर्म करिए, अच्छा नहीं बिल्कुल, लगता है। तभी लेकिन उत्तर आपके यहाँ भी प्रदेश का साइज विश्लेषण just चल रहा double होगा, होता है और within बीजेपी a भी 5 विश्लेषण year। कर रही होगी कि 5 साल कर्नाटक के में अंदर हार की उत्तर क्या वजह प्रदेश रही, आप भी अगर विश्लेषण बजट योगी जी को मेन प्रचारक नहीं बनाया, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए आप भी था कर कर्नाटक लीजिए। में। नहीं, हम कर रहे हैं। देखिए, आपका सवाल क्या है? ये बात समाजवादी पार्टी मानना चाहे या ना माने, इससे फर्क नहीं मैं पड़ता, आपको लेकिन एक बड़ी बात बहुत ज्यादा बता रहा। दूं। मैं स्वाति जी एक बड़ी बात बता दूं, समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव को लेके बहुत सीरियस, बहुत। और आपको मैं बता दूं, जो परिणाम 24 में आएंगे वो आज ये आप मौजूदा उस दिन सत्ता भी कह देख रहे थे। अरे रुक जाइए, उस दिन भी कह रहे थे। देखिए सुनिए, आप अगर नगर निकाय के चुनाव को लोकसभा से मान रहे हैं तो माफी चाहते हैं, माफी चाहते विधानसभा हैं। में भी 400 सीट ला रहे थे और अच्छा। नगर निगम में भी यही करके दिखा रहे थे। रामपुर वाली कैसे जीते थे याद नहीं क्या? विधानसभा में 400 सीट का आंकड़ा याद रामपुर है वाली ना? कैसे जीते थे याद नहीं? लोकसभा क्या भूल गए क्या? 400 नवीन जी, हाँ। जरा कर्नाटक और बड़े वाले एक एजेंट हैं, पर एक बड़े वाले एजेंट विश्लेषण हैं। भी हम कर लेते हैं। कर्नाटक पता पर चल भी जरा जाएगा। गौर डाल दीजिएगा, क्या कांग्रेस को आपने वहां से गलत पूछ लिया, कर्नाटक का, वहां संजीवनी से चली मिलेगी? जाएगी उनकी। जी मुझे लगता है कि ये जो क्योंकि कर्नाटक हमेशा कांग्रेस के लिए लकीर है। कर्नाटक ऐसी और स्थिति यूपी रहती के है। जो नतीजे आए तो मुझे एक तस्वीर सामने याद आई। जी। कि कर्नाटक के नतीजों से क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी चमक है, वो चमक कम हो गई, और उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो कद है वो बढ़ गया। इससे मुझे ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सही कहते हैं कि अब रिप्लेसमेंट होना चाहिए। योगी जी का कद लगातार बढ़ रहा है, और जो शीर्ष नेतृत्व, ये कर्नाटक के मैं एक तथ्य के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कर्नाटक से पहले एक और स्टेट भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और ये 2 राज्य वो थे जहां शीर्ष नेतृत्व ने बहुत मेहनत की इस थी। बात को मानना पड़ेगा। दूसरी हिमाचल में बस आधे मिनट में एक बात और इंटरेस्टिंग कह दे कि अभी बिल्कुल, नतीजा बिल्कुल, आया। आपके पास समय जी, है। जब नतीजा आया तो मैं अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था, ट्रैफिक में फंस गया। मेरे साथ एक मेरा जो दोस्त था, उसको तीसरा एक व्यक्ति मिला जो भाजपा से जुड़ा हुआ था, कार्यकर्ता था, वो उसका जान पहचान का था। ट्रैफिक देखिए, स्थिति देखिए, सीन देखिए, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं आधे घंटे से, बगल में एक सांड खड़ा हुआ है। हमारा दोस्त अपने उस भाजपाई दोस्त से कहता है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, पार्टी जीत गए, बहुत अच्छे जीत गए भाई, भाजपा का जलवा कायम है, योगी जी जिंदाबाद। साथ में कहता है कि भैया ये ट्रैफिक कम करवा देना, ये सांड कम करवा देना, घुट घुट के मरे जाए। ये इस तरह बधाई दी गई है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि जो प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तीसरा इंजन जो है वो कम से वो कम तस्वीर शहर के, बदलेगा क्योंकि शहर के उत्तर लोगों ने बड़ा विश्वास किया। बिल्कुल। सारी सीटें दे दी। भैया सांड से बचा लो, ट्रैफिक से बचा लो, कूड़े से नावेद बचा जी लो। को मैं टोकूंगा, आप बधाई दीजिए प्रचंड वाली, लेकिन नगर निगम महापौर 17 तक बस, उसके आगे प्रचंड वाली मत दीजिएगा। 5000 नहीं, मैं महापौर की, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में सांड में मिला था, और शहर में ट्रैफिक सुधा जी आगे 17 क्या सीट उम्मीद वाली करें? दीजिएगा। कांग्रेस ठीक है, तकी जा रही हूँ क्योंकि समय नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। बाकी हाँ बोलिए। सुधा जी जल्दी से, सुधा जी उसके बाद तक कीजिए आप। ये कुछ प्रश्न पूछा था आपने? सर यही सवाल है कि 2024 के लिए आप देखिए, मनोबल तो बढ़ा होगा कार्यकर्ताओं का भी, नेताओं का भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वहां पर भी फोकस करना होगा आपको। बिल्कुल, लगातार हम कर रहे हैं कि जो जीत का जो अंतर होता है वो कहीं ना कहीं आपने उन चीजों को बता देता है। भले ही लोग हमें बार बार होता है कि ना अपने जीतने खुद लेके आते हैं बैनर की, आप क्या कर रहे हैं, आप नहीं है, आप वहाँ हैं, आप वहाँ नहीं है, वो कुछ भी है, लेकिन संगठन के स्तर पे आप पूर्णतः अपने आप को वापस लाने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब जीत होती है तो आपका मनोबल बढ़ता है, और कर्नाटक की जनता ने हमें बता दिया है, उम्मीद बढ़ी जो होगी। झूठ ठीक है, का तो एक कीजिए आप। चित्रण हो रहा था, वो बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, मैं खैर बीजेपी को 17 महापौर जीतने की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और पिछली बार जब 14 थे तो उन्होंने क्या किया था, 17 में वो क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ इनकी मतलब नगर निगम में जीते हैं और मेयर बने हैं, वो सारी जगहें डेंगू मुक्त होंगी, चिकनगुनिया मुक्त होंगी, कूड़ा मुक्त होगी, जाम मुक्त होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, 30 सेकंड, आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव जीती है वहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल, पंजाब के मॉडल की तरह काम करेगी, एक मिसाल पेश करेगी और दिखाएगी नगर निगम में, नगर पंचायत में कैसे काम बनेगी। जी, कैसा काम बनेगी, लोगों को दिखाएंगे हम कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम में, नगर निकाय में काम होगा। ठीक है सर, समय नहीं है, शुभकामनाएं तो दे दीजिए संजय जी को। अरे बिल्कुल, मैं तो कई नेशनल चैनल पे दे चुका हूँ सुबह से, और पुनः जितने भी उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्टियों के लोग जीते हैं सबको शुभकामनाएं, कर्नाटक की जीत वालों को शुभकामनाएं, जो हारे हैं उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो हरण करके सरकार बनाए थे इसलिए उनको 2 बार शुभकामनाएं,
अब चुनाव जीत के सरकार चलाने की प्रैक्टिस अब डाल खुद को लीजिए, भी all बेहतर the best कह दीजिए है। ऑल द 2024 बेस्ट नहीं, समाजवादी पार्टी रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और जो भी सिस्टम 2024 को लेना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। और मैं एक बात चाहता हूं कि बीजेपी हम पे ऐसे ही हंसती रहे और मुस्कुराती रहे कि हम कुछ नहीं करते, हम यही चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।